जीटेट पेपर 2 सोशल साइंस में आज हम ज्योग्राफी का क्लास 6 का मतलब कह सकते हैं कि जितने भी लेसन्स हैं उसको हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे आपके जो नोट्स हैं वह सभी आपके वन लाइनर हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है और पहला जो लेसन है वो है आपका है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी सौर मंडल में जो पृथ्वी है वह क्लास 6 का आपका पहला लेसन है। ठीक है ना, ऐसे ही वीडियो आपको क्लास 6, 7, 8 का आपको हिस्ट्री वाला ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यह आपका ज्योग्राफी का है। ठीक है ना, ताइए इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला दिया है कि सौर मंडल जो है ना वो सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों का समूह है। यानी हमारा जो सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, यह क्या है? यह एक खगोलीय पिंडों का एक समूह है। ठीक है ना, सूर्य जो है वो सौर मंडल का क्या है? केंद्र में स्थित एक तारा है। यानी जो सूर्य है यानी जो सन है वह एक आपका स्टार है, एक आपका तारा है जो कि हमारे सोलर मंडल में यानी हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौर मंडल का क्या है? मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। और पूरे सौर मंडल में आपके पास सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा ग्रह आपका क्या है? मरकुरी यानी बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह आपका जो है वो आपका जुपिटर यानी बृहस्पति है। ठीक है ना, एक एक करके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा मतलब ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस से। चलिए देखिए, अब यहाँ बात करने वाले हैं कि ग्रह के चारों ओर और कह रहा है कि चारों ओर निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना, और सूर्य के निकट, सूर्य के सबसे निकट क्या है? आपका बुध ग्रह है। ठीक है ना, और सूर्य से अगर दूरी के क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले आपका बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और फिर अरुण, फिर और वरुण। यानी अगर दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए मतलब कौन सबसे पास में है, कौन उसके बाद है, कौन उसके बाद है। ठीक है ना, तो ये दूरी के हिसाब से आपके सूर्य से मतलब कह सकते हैं कि पास में, दूर में, ये सब आपको बनाया गया है जितने आपके प्लैनेट्स यानी जितने आपके यहाँ पर ग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है ना, शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और इसे पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यानी पृथ्वी और जो शुक्र है वह आकार में एक समान है। ठीक है ना, और आपस में कह सकते हैं कि नजदीक में है, यानी अगर पृथ्वी के सबसे नजदीक का अगर कोई ग्रह है तो आपका शुक्र है। ठीक है ना, और यही सब कारण से हम पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहनें भी कहते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है, यानी सूर्य से तीसरे नंबर पे आपका पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर क्या है? आपका ज्यादातर मात्रा में क्या है? आपका पानी है यानी जल है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, यानी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जो कि आपका चंद्रमा है। जबकि वहीं पर अगर देखा जाए तो आपका जो बुध है जो सन से सबसे नजदीक में है उसके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। उसी तरह से शुक्र ग्रह जो है आपका उसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी के पास आपका केवल एक उपग्रह है। वहीं मंगल पे अगर आप जाते हैं तो मंगल पे आपके 2 उपग्रह हैं। ठीक है ना, ऐसे करके अलग अलग प्लैनेट्स पे आपके अलग अलग उपग्रहों की संख्या है। और पूरे सौर मंडल में वह कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में आपके उपग्रह हैं? तो वह आपका कौन है? शनि है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है ना, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करता है। यानी चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं है लेकिन रात में हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। उसका वजह होता है कि सूर्य की किरणें जब चंद्रमा की सतह पर पड़ती हैं तो वहां से टकरा करके वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती हैं, और वही रिफ्लेक्शन हमें लाइट की क्या होती है? दिखाई पड़ती है, जिससे हम कहते हैं कि चंद्रमा क्या हो रहा है? चमक रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो चंद्रमा है, ठीक है ना, चंद्रमा की जो सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं। तो जो गड्ढे होते हैं उनको क्रेटर्स बोलते हैं, यानी चंद्रमा की सतह पर जो गड्ढे होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेटर्स। तारे स्वयं प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जो तारे होते हैं वह स्वयं से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ग्रह जो हैं ग्रह तारों से प्रकाश प्राप्त करके उसे परावर्तन करते हैं। जो ग्रह होते हैं यानी जो प्लेनेट होते हैं वह तारों से क्या करते हैं? प्रकाश को मतलब प्राप्त करते हैं और फिर उसको परावर्तन करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से वो चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं रात में। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें उपग्रह ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। देखिए समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो ग्रह होते हैं वह तारों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे सूर्य क्या है? एक तारा है और सूर्य के चारों तरफ जितने ग्रह हमारे हैं 8 ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं।
वहीं पर जितने ही ग्रह हैं उन ग्रहों के पास अपना जो उपग्रह है, ठीक है ना, जैसे पृथ्वी के पास अपना मून है, ठीक है ना, तो जो उपग्रह होते हैं वह ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे खगोलीय पिंड का समूह है, यानी छोटे खगोलीय पिंडों का जो समूह है उसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। और ये जो क्षुद्र ग्रह है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या करते हैं, उनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उल्का पिंड छोटी चट्टानी पिंड है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी उल्का पिंड छोटे चट्टानी पिंड होते हैं और यह पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और करते हैं तो आपका ये जल भी जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टूटा हुआ तारा, या फिर मतलब रात में कभी जलता हुआ तारा दिखाई पड़ता है, तो यह आपका जो तारा होता है वो मेसोस्फेयर में आते ही जल जाता है। यानी हमारी वायुमंडल में जो 5 परतें हैं, ठीक है ना, आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है ना, इस तरह से आपके जितने भी थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इनमें से आपका जो मेसोस्फेयर है, यानी धरातल से देखा जाए तो तीसरे नंबर का जो आपका लेयर है, यानी सबसे पहला लेयर आपका ट्रोपोस्फेयर है, यानी जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। दूसरा आपका जो है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपरी भाग में ही आपका ओजोन मंडल भी होता है, और समताप मंडल के ऊपर आपका आता है क्या, आयन मंडल, ठीक है ना। और आयन मंडल में ही आपके जो उल्का पिंड होते हैं वह प्रवेश करते ही क्या होते हैं, जल जाते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे कह रहा है कि ध्रुव तारा उत्तर पश्चिम दिशा का संकेत देता है, यानी जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा का क्या करता है, संकेत देता है। सप्तऋषि तारों का एक प्रसिद्ध समूह है जिसको हम इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और आकाश में तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के समूह को देखने के लिए नक्षत्रशाला का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, नक्षत्रशाला का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, तारामंडल, ठीक है ना। आगे देखिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको भी एक एक करके चलिए देख लेते हैं। दिया है कि सौर मंडल का जो केंद्र है वो आपका सूर्य है। ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। सूर्य के सबसे नजदीक का जो तारा है वो आपका बुध है। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। पृथ्वी का मतलब क्रम क्या है, पृथ्वी का जो क्रम है वो तीसरा है सूर्य से, ठीक है ना। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपनाम क्या है, नीला ग्रह। सूर्य का प्रकार क्या है, सूर्य एक तारा है। दिशा बताने वाला तारा कौन है, ध्रुव तारा। और क्षुद्र ग्रह पट्टी आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, ठीक है ना। आप काफी ये समझ गए होंगे। कुछ यहाँ पे ट्रिक्स भी हैं, जैसे यहाँ पे बु, शु, प्री, म, ब्री, ये आपके मतलब सभी ग्रहों को याद करने का एक मतलब क्रम है। सबको मिलाकर कोई एक वर्ड बना सकते हैं आप, जिसमें आपको क्रम से अगर देखेंगे तो पहला आपका जो ग्रह है वो आपका बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर आपका शनि, अरुण और वरुण, ये आपके क्रम से है, ठीक है ना। चलिए आगे इसमें कुछ आपके इंपॉर्टेंट्स और भी हैं, चलिए इंपॉर्टेंट्स को भी देख लेते हैं। देखिए एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं जो एग्जाम में। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 हैं। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, बुध है। और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पे सबसे अधिक मात्रा में क्या है, जल है। चलिए अब यहाँ पे कुछ क्विक रिवीजन टाइप का भी इसमें दिया हुआ है। क्विक रिवीजन में क्या है, आपका सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है, जिससे कि याद करने में काफी इजी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे सूर्य क्या है, एक तारा है, सौर मंडल का केंद्र है, और 8 ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह है, नीला भी है और इस पे जीवन भी है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, और मंगल बृहस्पति को जोड़ा जाए यानी उसके बीच में क्षुद्र ग्रह की क्या है, पट्टियां हैं, ठीक है ना, जिसमें क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर जो आपका जो दूसरा लेसन है वो आपका है क्या, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर जो है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको भी हम डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पूरा वीडियो, ठीक है ना। इसके पहले भी आपको हिस्ट्री का मिल चुका है, अब ये ज्योग्राफी का है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात डिस्कस करेंगे ग्लोब के बारे में, यानी ग्लोब के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखिए। देखिए ग्लोब के बारे में अगर देखा जाए तो कह रहा है कि ग्लोब पृथ्वी का छोटा एवं लगभग गोलाकार मॉडल है, ठीक है ना। यानी ग्लोब जो है वह पृथ्वी का एक छोटा सा और लगभग उसके जैसा ही मतलब गोलाकार मॉडल है, ठीक है ना। और ग्लोब पर पृथ्वी, महाद्वीप, महासागर, अक्षांश, देशांतर दर्शाए जाते हैं, ठीक है ना। और ग्लोब को अपनी धुरी पर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूमती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, यानी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है ना, जिसके वजह से दिन और रात होता है।
और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। यानी पृथ्वी के पास दो तरह का आप कह सकते हैं कि मूवमेंट है, एक आपका रोटेशन है और एक आपका रिवॉल्यूशन है। तो रोटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो एक्सिस पे यानी अपने ही अक्ष पे होती है, जिसकी वजह से दिन रात होता है, और जो रिवॉल्यूशन होता है वो सन के चारों तरफ होता है, जिसकी वजह से सीजन चेंज होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए इसमें और भी क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि धुरी के दोनों सिरों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह आपका पृथ्वी है, क्या है आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है, ठीक है ना, जिसको हम पोल्स बोलते हैं, तो यह ऊपर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले भाग को बोलते हैं साउथ पोल। यानी नॉर्थ पोल जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल जिसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना। और पृथ्वी के ऊपर अभी यहाँ हम लोगों ने बात किया यहाँ पे अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड जो होता है वो आपके पोल से पोल पे खींची जाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और वहीं पर जो आपकी लेटी हुई लाइन होती है, जो लेटी हुई लाइन होती है जो आपके उत्तर पूर्व से पश्चिम तरफ या फिर कह सकते हैं क्या कहते हैं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर तरफ जो खींचे जाते हैं वो आपके होते हैं लैटिट्यूड। ठीक है ना। अक्षांश देशांतर ये कहलाते हैं। चलिए अब यहाँ बात करने वाले हैं अक्षांश की। किसकी बात करने वाले हैं? अक्षांश की। तो यहाँ पर दिया गया है कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, मतलब अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई, यानी भूमध्य रेखा कौन है? ये सब है भूमध्य रेखा। ठीक है ना। इसके समांतर खींची गई जो भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो अक्षांश कहलाती हैं। भूमध्य रेखा इक्वेटर जीरो अक्षांश को दर्शाती है, यानी इक्वेटर यानी यहाँ पर जो बीच में आपका इक्वेटर है उसको दर्शाती है। ठीक है ना। इसको यहाँ पे दर्शाती है जीरो। ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए, कह रहा है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करती है? बांटती है। ठीक है ना। दो गोलार्धों में बांटती है, यानी बीच में ये लाइन जो खींची जाती है यह क्या करती है? दो भागों में, यानी एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, दो तरफ में क्या करती है? एक तरफ साउथ में और एक तरफ नॉर्थ में क्या करती है? इसको बांट देती है। वहीं पे कह रहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर की जो अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। दक्षिण वाले को यानी साउथ को साउथ पोल कहते हैं, नॉर्थ को नॉर्थ पोल कहते हैं। 90 यानी 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट सारे आपके। चलिए और भी इसमें जो है देखिए क्या है, इसमें और भी दिया हुआ है कि प्रमुख अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की जलवायु को समझने में महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा 23 हाफ डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मकर रेखा 23 डिग्री हाफ दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। आर्कटिक वृत्त 66 हाफ डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और आर्कटिक जो वृत्त है वह 66 हाफ डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है ना। आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को लग रहा होगा, काफी अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए देखिए अब यहाँ बात करने वाले हैं ताप कटिबंध की। तो ताप कटिबंध में अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है कि उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। जो उष्ण कटिबंध होता है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है और जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है जो वो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में होता है और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में होता है। ध्रुवों के निकट स्थित क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे देशांतर की। किसकी बात करते हैं? देशांतर की। तो कह रहा है कि उत्तरी वृत्त के दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं और देशांतर रेखाएं को यामयोत्तर रेखाएं भी कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मेरिडियन। ठीक है ना। प्रधान जो प्राइम मेरिडियन होता है उसको 0 डिग्री देशांतर को दर्शाता है और जो प्रधान यामयोत्तर जो है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरता है, जिससे समय का निर्धारण होता है। ठीक है ना। प्रधान यामयोत्तर पृथ्वी को पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है और देशांतर की कुल जो सीमा है वो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक होती है और 180 डिग्री देशांतर के आसपास अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित होता है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम समय और देशांतर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। काफी अलग अलग तरह से यहाँ पे आपको समझाया गया है। देखिए पहला कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करती है? घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में लगभग 360 डिग्री घूमती है। इसीलिए 15 डिग्री देशांतर का अंतर लगभग 1 घंटे के समान होता है, यानी 15 डिग्री जो देशांतर होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है और 1 डिग्री देशांतर जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है ना। भारत का जो समय जो है मानक समय जो है वो 82 डिग्री हाफ यानी 82 डिग्री हाफ पूर्वी देशांतर के आधार पर
निर्धारित किया जाता है। भारत का मानक समय IST यानी जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का जो मानक समय है उसको IST बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जिसको बार बार रिपीट करके आपको समझाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री अक्षांश को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, 23 हाफ डिग्री उत्तर को हम बोलते हैं कर्क रेखा, 23 हाफ डिग्री दक्षिण को बोलते हैं मकर रेखा, 66 हाफ डिग्री उत्तर को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, 66 हाफ डिग्री दक्षिण को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री उत्तर को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिण को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं प्रधान यामयोत्तर, और ग्रीनविच को बोलते हैं प्रधान यामयोत्तर, ठीक है ना। और भारत का जो मानक देशांतर है वो 82 हाफ डिग्री पूर्व है, ठीक है ना। और 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे का अंतर होता है, और 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पर कुछ ट्रिक भी है जिसमें दिखाया गया है कि 23 हाफ डिग्री कर्क मकर रेखा होता है, 66 हाफ डिग्री में आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक होता है, ठीक है ना। और आपका जो 0 डिग्री है वो भूमध्य रेखा और प्रधान यामयोत्तर रेखा होता है। अब क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, प्रधान यामयोत्तर, कर्क रेखा में कितने अक्षांश होते हैं, किस अक्षांश पर है, तो 23 हाफ उत्तर में है, और मकर रेखा किस अक्षांश पे है, तो 23 हाफ दक्षिण में है। भारत का मानक देशांतर क्या है, 82 हाफ डिग्री पूर्व, और 15 डिग्री जो देशांतर का समय अंतर है 1 घंटे का, ठीक है ना। यह सब आपके इंपॉर्टेंट्स हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लेसन, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 3 की। लेसन 3 क्या है, पृथ्वी की गतियां, जिसको बोलते हैं मोशंस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के पास 2 गतियां होती हैं। मैंने अभी डिस्कस किया था पहले ही, लेकिन यहाँ पर भी आइए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, कौन कौन सी गतियां हैं, क्या है, कैसे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या कह रहा है यहाँ पे, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति को घूर्णन यानी रोटेशन कहते हैं, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमना परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन कहलाता है। पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे लेती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षा के तल से लगभग 66 हाफ डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की धुरी लगभग 23 हाफ डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 365 1/4 दिनों में पूरा करती है, और ये 1/4 जो होता है वो 4 सालों में मिलकर के एक दिन बनता है, और वही साल आपका लीप ईयर होता है, और फरवरी का जो दिन होता है वो 29 का होता है, ठीक है। अब 365 1/4 दिन को लगभग 365 दिन मानकर कैलेंडर बनाया जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक अतिरिक्त दिन जोड़ करके अधिवर्ष जिसको लीप ईयर बनाया जाता है, और अधिवर्ष यानी जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है, जिसमें आपका जो फरवरी का महीना होता है 29 डेज का होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें दिन और रात की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दिन और रात यानी पृथ्वी के सूर्य की ओर आने, मतलब पृथ्वी के सूर्य की ओर आने वाली जो भाग होती है उसको क्या बोलते हैं, वहां पर दिन होता है। मान लीजिए यह पृथ्वी है, यह आपका पृथ्वी है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका सन है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका सन है, ठीक है। तो यह आपका सन है, ठीक है, और ये आपका अर्थ है, ठीक है ना, ये आपका अर्थ है। अब यहाँ से जो किरणें यहाँ पड़ेंगी तो जिस भाग पे मतलब रोशनी पड़ेगी उस भाग पे क्या होगा, यानी इस वाले भाग पे क्या होगा आपका, इस वाले भाग पे आपका दिन होगा, यानी इस वाले भाग पे आपका डे होगा, और वहीं पे इधर पीछे वाले भाग पे आपका क्या होगा, नाइट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका नाइट होगा। तो इस तरह से कह रहा है, और ये भी यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है कि सूर्य से विपरीत दिशा वाले भाग में रात होती है, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात का क्रम लगातार चलता रहता है। पृथ्वी का कोई स्थान लगातार दिन या रात नहीं रहता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ बात करेंगे ऋतुओं की, बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी ऋतुएं हैं, ऋतुओं से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा, गति और धुरी का झुकाव ऋतु परिवर्तन के प्रमुख कारण है। पृथ्वी की धुरी हमेशा एक ही दिशा में झुकी रहती है। पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान अलग अलग समय पर सूर्य की किरणें पृथ्वी के विभिन्न भागों पर अलग अलग कोण पे पड़ती हैं। इसी कारण वर्ष भर ऋतुओं में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अब कुछ यहाँ पे डेट वाले हैं जिसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे अच्छे से। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को ग्रीष्म
अयनांत यानी समर सोलेस्टिक कहा जाता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, और 22 दिसंबर को हम क्या बोलते हैं, विंटर सोलेस्टिक यानी शीत अयनांत बोलते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास दिन और रात लगभग क्या होती है, बराबर होती है। इन दिनों को हम क्या बोलते हैं, बिस्यू यानी इक्विनॉक्स बोलते हैं, जिस समय दिन और रात बराबर होता है, और यह घटना होती है आपके 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है ना, साल में 2 बार होती है, जिसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स यानी दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। 21 मार्च के आसपास होने वाले विषु को बसंत विषु कहते हैं, और 23 सितंबर के आसपास होने वाले विषु को शरद विषु कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बना के दिया है याद करने के लिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, घूर्णन पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, परिक्रमण सूर्य के चारों ओर घूमना, घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी घूमती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व तरफ पृथ्वी घूमती है। घूर्णन का जो समय होता है वो 24 घंटे लगभग होता है, और घूर्णन का परिक्रमा दिन और रात करता है, और परिक्रमण का जो समय होता है 365 1/4 दिन का होता है। अधिवर्ष जो होता है लीप ईयर जो होता है 366 डे का होता है। पृथ्वी की धुरी का झुकाव 23 हाफ डिग्री। 21 जून को हम ग्रीष्म अयनांत, और 22 दिसंबर को हम बोलते हैं शीत अयनांत, और 21 मार्च को बोलते हैं बसंत विषु, और 23 सितंबर को बोलते हैं शरद विषु, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चंस देख लीजिए, काफी इजी तरीके से फिर उसी चीज को रिपीट करेगा ये, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति को कहते हैं घूर्णन। दिन और रात किस कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है, 365 1/4। ऋतुओं में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी का परिक्रमण और अपनी धुरी पर झुकाव। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। विषुव क्या है, वह समय जब पृथ्वी पर दिन और रात लगभग क्या होती है, बराबर होती है, तो उसको हम बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। अब अगला जो लेसन आपका है वो आपका है मैप यानी मानचित्र से है क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए देखिए, मानचित्र का परिचय देख लीजिए। कह रहा है कि मानचित्र पृथ्वी की क्या कहते हैं, पूरी या उसकी लगभग भाग की सतह का समतल पर बनाया गया चित्र है। यानी पृथ्वी मानचित्र जो है वो पृथ्वी की पूरी या उसके किसी भी एक भाग का, मतलब एक समतल पे कह सकते हैं कि बनाया गया एक चित्र होता है, ठीक है ना। और मानचित्र हमें किसी स्थान की स्थिति, दिशा और दूरी और आकार को समझने में सहायता करती है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पठार, पर्वत, मैदान, नदियां आदि को दिखाती हैं, जबकि राजनीतिक जो मानचित्र होती हैं वो राज्यों, शहरों और सीमाओं को दिखाती हैं, ठीक है। और विषयगत मानचित्र जो होता है, जिसको थीमेटिक मैप बोलते हैं, वो किसी विशेष विषय से संबंधित जानकारी को प्रदान करती हैं। जनसंख्या, वर्षा, वनस्पति और सड़क आदि को विषयगत मानचित्रों का मतलब द्वारा दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है आपका, नेक्स्ट आपका है पृथ्वी के प्रमुख घटक। तो पृथ्वी के कौन कौन से प्रमुख घटक हैं, तो कह रहा है कि मानचित्र के प्रमुख घटक। तो यहाँ पर दिया है मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र पर वास्तविक दूरी को छोटा करके दिखाने के लिए मापनी यानी स्केल का प्रयोग किया जाता है। मापनी मानचित्र पर दूरी और वास्तविक धरातल की दूरी के बीच संबंध बताती है। दिशा बताने के लिए मानचित्र में सामान्यतः उत्तर दिशा को ऊपर की ओर दिखाया जाता है। 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, और 4 उप दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, जो कोने वाली होती है भाग, ठीक है ना। मानचित्र पर विभिन्न वस्तुओं को दिखाने के लिए परंपरागत चिन्ह, जिसको कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। चिन्हों की सहायता से बड़ी जानकारी को कम स्थान में सरलता से दिखा सकते हैं। मानचित्र में प्रयुक्त चिन्हों और रंगों को समझने यानी अर्थ समझने वाली सूची रूढ़ि चिन्ह यानी जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे मापनी की। किसकी बात करेंगे, मापनी में। तो कह रहा है कि मापनी के आधार पर मानचित्रों को बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के मानचित्रों के रूप में समझा जा सकता है। बड़े पैमाने के मानचित्र छोटे क्षेत्रों को अधिक विवरण के साथ दिखाते हैं। छोटे पैमाने के मानचित्र बड़े क्षेत्र को कम विवरण के साथ दिखाते हैं। मानचित्र
में दूरी को मापने के लिए क्या होता है, पैमाने का सही उपयोग आवश्यक होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्केच और प्लान की, तो स्केच जो है ना किसी स्थान का बिना मापनी से बनाया गया एक सरल चित्र होता है। स्केच में मुख्य स्थानों और वस्तुओं को लगभग सही स्थिति में दिखाया जाता है। प्लान प्लान किसी जो प्लान होता है, ठीक है ना, कह रहा है कि जो प्लान है वह किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर बनाया गया विस्तृत चित्र होता है, और घर, विद्यालय या कमरे का प्लान बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके कुछ फैक्ट देखिए, जो कि फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे मानचित्र। मानचित्र क्या है? पृथ्वी के भाग का समतल चित्र है। प्रमुख घटक कौन कौन है? दूरी, दिशा और इसके प्रतीक। भौतिक मानचित्र की बात करेंगे तो भौतिक मानचित्र क्या है? प्राकृतिक विशेषताएं बताती हैं। राजनीतिक मानचित्र सीमाएं और राज्य के देश को दिखाती हैं। विषयगत मानचित्र विशेष विषय पर जानकारी देती है। मापनी जो होता है वो मानचित्र दूरी और वास्तविक दूरी को दिखाता है। स्केच की अगर बात करें तो बिना मापनी का जो बनाया गया जो चित्र होता है उसको बोलते हैं स्केच। और प्लान की अगर बात करें तो छोटे क्षेत्र का विस्तृत चित्र को हम बोलते हैं प्लान, ठीक है ना। और चार प्रमुख दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और उप दिशाएं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पे दिया हुआ है मानचित्र क्या है, तो पृथ्वी की पूरी या उसके किसी भाग का समतल पर बनाया गया जो चित्र है, ठीक है ना। और मानचित्र की तीन प्रमुख घटक कौन है? दूरी, दिशा और प्रतीक। ये उसके घटक हैं, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक मानचित्र क्या दिखाता है? देश, राज्य, शहर और सीमाएं, ठीक है ना। भौतिक मानचित्र के में क्या दिखाया जाता है? तो पर्वत, पठार, नदियां और प्राकृतिक विशेषताएं। स्केच और प्लान में क्या अंतर है? तो स्केच जो है वो बिना मापनी के बनाया गया सरल चित्र होता है, जबकि प्लान एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तृत चित्र होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेसन क्या है आपका? नेक्स्ट जो लेसन है वह आपका है पृथ्वी के परिमंडल, यानी पृथ्वी के परिमंडल, यानी कितने परिमंडल है पृथ्वी पे। तो वैसे तो पृथ्वी के जो परिमंडल आपके चार हैं, ठीक है ना, चार परिमंडल होते हैं, जिसमें आपके लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, आपकी बायोस्फीयर, ठीक है ना, और आपका क्या है, एक आपका एटमॉस्फेयर है। चार परिमंडल आपके पृथ्वी के होते हैं। तो इन्हीं चीज को हम देखते हैं आप। चलिए देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के चार परिमंडल हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, ठीक है ना। स्थल मंडल जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, पृथ्वी की ठोस सतह को बोलते हैं, यानी ऊपरी परत को बोलते हैं। और स्थल मंडल में चट्टानों और मिट्टी पाई जाती है। स्थल मंडल का उपयोग मानव कृषि, आवास और विभिन्न आर्थिक कार्यों के लिए करते हैं। जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जल का क्षेत्र है। महासागर, समुद्र, नदियां, झील, हिमनद और भूमिगत जल सब इसी भाग में आते हैं। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली गैसों की जो परत होती है, ठीक है ना। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन और मौसम के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी कह रहा है यहाँ पे कि जो जीवमंडल यानी जो बायोस्फीयर का वह संकीर्ण क्षेत्र है, जहां स्थल, जल और वायु मिलकर के जीवन के लिए क्या करती है, एक अनुकूल परिस्थितियां तैयार करती हैं। जीवमंडल में सभी जीवित प्राणी पाए जाते हैं। मनुष्य, पशु और पौधे जीवमंडल के प्रमुख घटक हैं। पृथ्वी के सभी परिमंडल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक परिमंडल में परिवर्तन दूसरे परिमंडलों को भी क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जलमंडल की। किसकी बात करेंगे? जलमंडल की। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकांश जल महासागरों में पाया जाता है। महासागरीय जल खारा होता है। मीठा जल मुख्यतः नदियां, झीलों, हिमनद और भूमिगत जलों में पाया जाता है। और जल मानव, पशु और पौधों के जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ बात करेंगे हम महासागरों की बात करते हैं और महाद्वीपों की बात करते हैं। तो कह रहा है कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में आपका पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है, ठीक है ना। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है। और पृथ्वी के 5 प्रमुख महासागर हैं, और ये आपके हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है ना।
प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है और हिंद महासागर भारत के नाम पर स्थित है, ठीक है ना। एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, वह आपका है हिंद महासागर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते हैं, जिसमें पहला आपका दिया है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। जीवमंडल क्या है? वह क्षेत्र जहां भूमि, जल, वायु मिलकर के जीवन के लिए एक अनुकूल परिस्थिति तैयार करती हैं, उसको बोलते हैं क्या? हम उसको बोलते हैं जीवमंडल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका जो लेसन है वो आपका है 6 और वह लेसन क्या है? हमारा देश भारत। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। कह रहा है कि यहाँ पर हम भारत की स्थिति और विस्तार की बात करेंगे, ठीक है ना। जो उसके अक्षांश, उसके देशांतर, मतलब अगर मैप पे हम ढूंढेंगे तो उसके अक्षांश देशांतर से कैसे हम भारत को ढूंढेंगे, तो ये यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत पूरी तरह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भूभाग लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। भारत का प्रमुख भूभाग लगभग 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्वी जो देशांतर है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर भारत के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत का कुल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्या है? देश है। सबसे बड़ा मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व पश्चिम चौड़ाई लगभग 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब भारत की सीमाओं की हम बात कर लें तो कह रहा है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पूर्व में बंगाल खाड़ी है। भारत की स्थल सीमा कई पड़ोसी देशों से मिलती है। भारत उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ स्थित है। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है और भारत के दक्षिण में क्या है? समुद्र के पार श्रीलंका और मालदीव स्थित है, ठीक है ना। भारत की सीमाएं हैं, ठीक है ना, जो पड़ोसी देश हैं। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है कह रहा है कि भारत के प्रमुख भौतिक विभाग, तो कह रहा है कि भारत को प्रमुख रूप से 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है, ठीक है ना, 6 भागों में, ठीक है ना। अब वह कौन कौन से 6 भाग हैं आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्या दिया है? ये है आपके उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ठीक है ना। और हिमालय भारत के उत्तर भाग में स्थित एक नवीन बलित पर्वत है जिसको बोलते हैं न्यू फोल्ड माउंटेन, ठीक है। उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का निर्माण द्वारा निर्मित है। उत्तरी मैदान अत्यंत उपजाऊ हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत के प्राचीन भूभाग हैं। भारतीय जो मरुस्थल है भारत की पश्चिम भाग में स्थित है और पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के किनारे हैं। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप जो है वो द्वीप समूह अरब सागर में क्या है? स्थित है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। क्या दिया हुआ है? भारत का महाद्वीप एशिया है। गोलार्ध उत्तरी प्लस पूर्वी। भारत की राजधानी नई दिल्ली। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्षेत्रफल भारत की लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में भारत का जो स्थान है वो 7वां है पूरे विश्व में। तो उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिमी द्वीप समूह में आपका लक्षद्वीप है और पूर्वी द्वीप समूह अंडमान निकोबार है। यह भारत के बारे में, ठीक है, आप देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? तो भारत के लगभग मध्य भाग से। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के पूर्व में कौन सा खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। इस तरह से आपका क्या था? लेसन 6 था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लेसन 7 की, ठीक है ना। लेसन 7 की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए क्या है लेसन 7? लेसन 7 आपका
आपका है भारत का जो जलवायु है वनस्पति तथा वन्य जीवन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे भारत की जलवायु की। तो भारत की जो जलवायु मुख्यतः मानसूनी जलवायु कहलाती है। मौसम किसी स्थान के वायुमंडल की अल्पकालिक स्थिति को बोलते हैं मौसम। जलवायु किसी स्थान के लंबे समय के मौसम की औसत दशाओं को कहते हैं। यानी जलवायु और मौसम में अगर देखा जाए, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस देखा जाए, तो जो मौसम यानी जो वेदर है वो घंटे, मिनट, मतलब दिन प्रतिदिन क्या होती है, बदलती रहती है। जबकि जलवायु यानी जो आपका वेदर होता है वो एक लंबे समय तक किसी क्षेत्र में टिके हुए मौसम को हम क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं, यानी वेदर बोलते हैं, आपका क्लाइमेट बोलते हैं। भारत में मौसम की स्थिति में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण में अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और स्थलाकृति शामिल है। भारत में मुख्यतः 4 प्रमुख ऋतु हैं। शीत ऋतु सामान्यतः दिसंबर से फरवरी तक रहता है। ग्रीष्म ऋतु सामान्यतः मार्च से मई तक, और वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक। वर्षा के लौटने की ऋतु सामान्यतः अक्टूबर से नवंबर तक होती है। ठीक है ना, ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। चलिए और देखते हैं इसमें और क्या है। इसमें और बताया है कि जो भारत के अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, और मानसूनी पवनें ऋतु के अनुसार अपनी दिशा क्या करती रहती है, बदलती रहती है। भारत में वर्षा का जो वितरण है सभी स्थानों पर समान नहीं होता है। पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों पर वर्षा अधिक होती है। राजस्थान और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में वर्षा क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है ना, बहुत कम होती है वर्षा। चलिए अब इसमें देखिए, कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पतियों की अगर हम बात करें तो कह रहा है किसी क्षेत्र में मनुष्य की सहायता के बिना स्वाभाविक रूप से उगने वाले पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है ना, और भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता जलवायु और वर्षा की विविधता के कारण होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में झाड़ियां और घास पाई जाती हैं। भारत में सदाबहार वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में पेड़ वर्ष भर हरे रहते हैं। पर्णपाती वन भारत में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। पर्णपाती पेड़ जो होते हैं वो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां क्या करते हैं, गिरा देते हैं। कांटेदार वनस्पति कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वनस्पतियां बदलती रहती हैं। चलिए वन्य जीव की अगर बात करें भारत के, तो भारत में जलवायु और वनस्पति की विविधता के कारण वन्य जीवों की बहुत विविधता पाई जाती है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हाथी मुख्यतः गर्म और आर्द्र वन वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। एक सींग वाला गैंडा मुख्यतः असम और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पाया जाता है। ऊंट शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और हिमालयी क्षेत्रों में याक, हिम तेंदुआ और अन्य पर्वतीय जीव पाए जाते हैं। वन्य जीवों और प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं। वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण प्राकृतिक संतुलन के लिए आवश्यक है, और वनों की कटाई और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास के नष्ट होने से जैव विविधता को खतरा पड़ता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी बना के आपके रखे हुए हैं। क्या है क्वेश्चंस, देखिए इसमें दिया हुआ है कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी। प्रमुख वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी महीने में होता है। ग्रीष्म ऋतु आपका मार्च मई में ज्यादा होता है। वर्षा ऋतु आपका जून और सितंबर होता है। लौटता मानसून अक्टूबर नवंबर, और अधिक वर्षा होती है घने वनों में, और वर्षा कम होता है कांटेदार वनस्पति, और राष्ट्रीय पशु आपका बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर आपका है। ठीक है ना, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। भारत का अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत की प्राकृतिक वनस्पति क्या है, मनुष्य की सहायता से बिना स्वाभाविक रूप से उगाने वाली वनस्पतियों को बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। बाघ क्या है, राष्ट्रीय पशु। मोर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। कम वर्षा वाले क्षेत्र में कैसी वनस्पति उगती है, कांटेदार वनस्पति और झाड़ियां उगती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये जो पूरा था, आपका कह सकते हैं क्लास 6 का यह आपका पूरा नोट्स था। हर एक लेसन का टोटल आपके 1 से लेकर 7 लेसन थे, काफी इंपॉर्टेंट था ज्योग्राफी का। अब इसके बाद आपको क्लास 7 का मिलेगा, फिर उसके बाद क्लास 8 का मिलेगा। एग्जाम से पहले आपको ये सभी मिल जाएंगे। बाकी सिविक्स का भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दे दिया जाए पूरा नोट्स। ठीक है ना, और अगर आप इस चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इसकी आपकी पूरी PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8858465689 पे। मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके लिए आपको मात्र 99 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है ना, तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों से शेयर करिए। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, ओके।
धन्यवाद।